तो आइए मित्रों शुरू करते हैं ज्योग्राफी का दूसरा सेशन, दूसरा चैप्टर। इसे भी हमें एक ही वीडियो में ख़त्म करना है, लगभग 1 घंटे में। देखने में तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं लगता, लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे बनते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो क्या है इसमें? सबसे पहले तो फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट क्या होता है ये तो आप सबको पिछले चैप्टर में बताया था। जिन्होंने पिछले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए भी और आगे के लिए भी। एग्जाम के लिए आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट को हिंदी में वन कहते हैं। वन वे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राकृतिक रूप से वनस्पतियाँ उगी हुई हों, और वहाँ पर वनस्पतियाँ में मतलब पेड़ पौधे सब कुछ, घास फूस सब कुछ प्राकृतिक रूप से उन्हें लगाया ना गया हो, स्वयं उगी हो, और वहाँ पर जीव जंतु भी रहते हों, जंगली जानवर भी रहते हों। रहने वाले जंगल में जंगली हो गए, ठीक है। तो अभी क्या हम देखते हैं इसमें, सबसे पहले तो जान लीजिए हमें शुरू कहाँ से करना। शुरू करने बाद सीधे क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया फॉरेस्ट क्या है। अगला जो क्वेश्चन इसमें बनता है स्पीसीज पे बनता है। तो स्पीसीज को कैटेगराइज किया गया है एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड इसे कहते हैं हिंदी में संकटग्रस्त। दूसरा है इसमें वनरेबल स्पीसीज, इसके बाद है रेयर स्पीसीज, इसे कहते हैं सुभेद्य। रेयर को कहते हैं दुर्लभ, दुर्लभ प्रजातियां। उसके बाद एक आती है एंडेमिक स्पीसीज, स्थानीय प्रजातियां। इसके बाद जो लास्ट है जिसे कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी लुप्त प्रजातियां। ठीक है भैया, तो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले तो जान लीजिए हम जैसा आप भी जानते हैं, हम जहाँ रहते हैं केवल हम ही तो रहते नहीं, आसपास बहुत से जीव जंतु प्राणी पौधे सब कुछ रहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस, ये तो याद ही हो गया सबको एक, ठीक है, खुद याद करा दिया इसने। तो अभी देखें, सीधे सीधे देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले स्पीसीज में देख लें तो एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं?
इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी संकटग्रस्त प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब ऐसी स्थिति में है कि अगर उन पर ध्यान ना दिया गया, उन्हें बचाने की कोशिश ना की गई अलग से, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, पृथ्वी पर दिखेंगी ही नहीं, रह ही नहीं जाएंगी। और ऐसे विलुप्त होने वाली प्रजातियां न जाने कितनी हैं, ये आज तक हम पता ही नहीं कर पाए कि कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है भैया, तो इसमें अगर देखें तो इसमें इस कैटेगरी में किसे किसे रखा गया है, तो है ब्लैक बग। ब्लैक बग, ब्लैक बक है जिसे कहते हैं काला हिरन। क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल। ब्लैक बग, क्रोकोडाइल। इसके अलावा है जो इम्पोर्टेंट है वो जान लेते हैं केवल। लायन है, लायन तो आप भी जानते होंगे, बिना पूंछ वाला, पूंछ वाला बंदर है तो बहुत इंपॉर्टेंट, जान लीजिए कौन कौन सी। पूंछ वाला बंदर है, उसके अलावा हाँ राइनो है, इंडियन राइनो। इंडियन राइनो है। ये प्रजातियां लगभग खत्म होने वाली हैं। अगर इन्हें बचाने की कोशिश अलग से प्रयास ना किया गया, बचाने का कुछ अलग प्रयास करना पड़ेगा, इन्हें संरक्षित करना पड़ेगा, नहीं अगर नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कुछ दिन बाद हम देख ही नहीं पाएंगे बंदर, बिना पूंछ वाले शेर दिखेंगे नहीं, शेर लगभग खत्म ही हो रहे हैं। ठीक है भैया, काला हिरन। इसमें एक और जो आता है इंडियन वाइल्ड एस, जंगली गधा। इसके बाद हम देखेंगे जो देखना है हमें वनरेबल स्पीसीज। तो वनरेबल स्पीसीज क्या होती है भैया? वनरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज हैं, मतलब इससे जस्ट पहले वाली स्थिति समझिए। वनरेबल स्पीसीज को एंडेंजर्ड से जस्ट तुरंत पहले वाली स्थिति है। अगर वनरेबल स्पीसीज पे अब ध्यान ना दिया गया तो ये धीरे धीरे एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है, अगर वनरेबल स्पीसीज पे ध्यान ना दिया, लगभग मतलब ये विलुप्त हो रही हैं, ये विलुप्त होने वाली हैं, मतलब ये गायब हो रही हैं, शेर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और ये भी लगभग कम होती जा रही है, खत्म नहीं हो रही, कम होती जा रही है, संख्या बहुत तेजी से इनकी घट रही है। तो इसमें जो है एक तो ब्लू शिप है, नीली भेड़, ब्लू शिप। इसके अलावा है गंगा डॉल्फिन, इसे इंग्लिश में कहेंगे गैंगेटिक डॉल्फिन। इंग्लिश में लिखते हैं तो गैंगेटिक लिखते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन है। एशियाटिक एलिफेंट है, एशियाई हाथी। अब आपने देखा होगा एलिफेंट्स के लिए भी रिजर्व बनाए जा रहे हैं, एलिफेंट रिजर्व। तो ये तीन मेन है जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में और वन वर्ड आंसर में इसमें पूछा जा सकता है इसको एग्जाम्पल देके। और दूसरा जो डेफिनेशन पूछ लेता है वनरेबल स्पीसीज क्या है, तो उसमें बताइए वनरेबल स्पीसीज वो हैं जो अगर अब इन पर ध्यान ना दिया गया, इन्हें संरक्षित करने की कोशिश ना की गई, इनके बचाव की कोशिश ना की गई, तो ये धीरे धीरे एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगली क्या है। अगली हमारी है रेयर स्पीसीज, यानी दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां क्या हैं? दुर्लभ का मतलब होता है जो आसानी से ना मिले।
ठीक है। दुर्लभ प्रजातियां वे प्रजातियां जो आसानी से देखने को भी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये प्रजातियां भी लगभग वल्नरेबल के आसपास की, इसकी भी डेफिनेशन समझिए क्या है कि ये प्रजातियां भी ऐसी हैं कि धीरे धीरे ये एंडेंजर्ड की तरफ बढ़ रही हैं। इससे पहले की स्थिति समझ लीजिए, ये भी धीरे धीरे एंडेंजर्ड स्पीसीज की तरफ बढ़ रही हैं। ये ऐसी प्रजातियां हैं जिन पर अगर ध्यान ना दिया गया तो ये लगभग खत्म ही हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसी स्थिति में है। कहीं कहीं देखने को मिल रही हैं, कभी कभी देखने को मिल रही हैं ऐसी स्पीसीज। इसमें क्या है, इसमें एक तो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है हॉर्नबिल से। अगर इसके एग्जांपल से क्वेश्चन बनेगा तो हॉर्नबिल ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। डेजर्ट फॉक्स है, डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्नबिल, डेजर्ट फॉक्स, ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, जंगली एशियाई भैंसे, ठीक है भैया। ब्राउन बियर, ब्राउन बियर मेनली जो हिमालय में पाए जाते थे, हिमालयन ब्राउन बियर। इसके बाद है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक का मतलब है स्थानीय। कुछ ऐसी स्पीसीज है जो कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही पाई जाती, सभी जगह देखने को नहीं मिलती वो। तो ऐसी स्पीसीज का ज़्यादातर नाम भी उनके स्थान के नाम, जहाँ पर वो पाई जाती हैं उस जगह के नाम पर रख दिया जाता है। तो इसे पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है भैया। नाम अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इससे पूछ लेता है किस तरह की स्पीसीज है, तो इसे पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जगह के नाम जुड़े होते हैं। जैसे एक है निकोबारी कबूतर, निकोबार में पाया जाता है, अंडमान निकोबार और निकोबार में। अब देखिए इसमें निकोबार लगा है पहले से, तो आप इसको समझ सकते हैं कहाँ पाया जाता होगा। और अगर जब भी स्थान का नाम लिख के ऐसे आ रहा है तो आप समझिए कि वो स्पेस स्पेसिफिक है, मतलब किसी एक जगह पे पाया जाता है। अब हिमालयन लिखना कोई स्पेस स्पेसिफिक नहीं हो, किसी जगह पे नहीं पाया जाता। हिमालय बहुत दूर में फैला हुआ है, हिमालय एक रेंज है, ठीक है। तो हिमालयन लिखना वो स्पेस स्पेसिफिक नहीं हुआ, ठीक है। किसी एक निश्चित स्थान का नाम जब दे दे, अंडमान वाइल्ड पिग, ये अंडमान में पाया जाएगा, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, सभी जगह नहीं देखने को मिलेगा। ये अलग तरीका का पिग होता है। इसके अलावा एक है मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती नहीं, मिथुन, मिथुन ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, अरुणाचल प्रदेश, मिथुन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीसीज वे स्पीसीज है जो किसी एक स्पेसिफिक स्थान पर पाई जाती हैं, स्थानीय होती हैं। और इनके एग्जाम्पल्स ही आपके पास 3 हैं, इसमें से मिथुन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिससे क्वेश्चन भी बनता है। इसके बाद जो आता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में लुप्त, मतलब ऐसी स्पीसीज, ऐसे जीव जंतु या ऐसे पेड़ पौधे जो लगभग खत्म हो चुके हैं, अब देखने को ही नहीं मिलते, अब देखने को ही नहीं मिलते, अब मान लिया गया पृथ्वी पर वो रहे ही नहीं, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं डायनासोर, लेकिन डायनासोर के अस्तित्व को लेकर ही कभी कभी प्रश्न उठते हैं, इसलिए
इसे कहना बहुत उचित नहीं होगा। आगे अगर इसमें देखें क्या कह सकते हैं, तो जिसकी जानकारी हमें पूर्ण प्रामाणिक जानकारी है उसे कहेंगे, उसमें आता है आपका एशियाटिक चीता, एशियाई चीता। एशियाई चीता, अंग्रेजी में इसे लिखते हैं एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता। और एक जो इसके मेन दो ही इंपॉर्टेंट मुझे जो दिखते हैं, पिंक हेडेड डक है, पिंक हेडेड डक। जो बतख होता है जिसका सिर्फ पिंक कलर का होता है, कल की उसके ऊपर पिंक कलर का हेड होता है। तो यही इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और इसकी परिभाषा जो है आपको बता दी गई। क्या क्या परिभाषा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो लगभग खत्म होने वाली हैं। ऐसी स्थिति में है कि अगर उनका मतलब खास ध्यान न रखा गया तो वो लगभग खत्म हो जाएंगी। ऐसा समझिए घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनका खास ध्यान न रखा गया तो बीमार हो जाएंगे। ऐसी स्पीसीज है जो बीमारी में है, समझिए ऐसा बीमारी में है, लगभग उनका अगर खास ध्यान न रखा गया तो जल्द ही खत्म हो जाएंगी। अब क्या, वनरेबल स्पीसीज। तो वनरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज हैं, वे प्रजातियां जिस पर अब बचाव के लिए उनको ध्यान ना दिया गया, मतलब उनके अनुकूल वातावरण उन्हें ना दिया गया, तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ जाएंगी। रेयर स्पीसीज वो स्पीसीज है जो कभी कभी देखने को मिलती है, कहीं कुछ बहुत कम मात्रा में पाई जा रही हैं, बहुत कम मात्रा में है, इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं इन सबको बचाने के लिए। उसके बाद एंडेमिक स्पीसीज वो हैं जो किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पर पाई जाती हैं, जैसे निकोबारी कबूतर आपने देखा, मिथुन देखा, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये बहुत स्पेसिफिक स्पीसीज मतलब स्पेसिफिक प्लेस पे पाई जाती हैं, सभी जगह नहीं पाई जाती। एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो खत्म हो चुकी हैं, जो अब बची ही नहीं। जैसे हमने क्या देखा, एक एशियाटिक चीता देखा, ठीक है, और क्या, पिंक हेडेड डक। ये दो स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं पृथ्वी पर, अब कहीं ये मिल नहीं है, बची नहीं पृथ्वी पर। ठीक है भैया। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभी से शॉर्ट में और काम भर का समझना है, जितने से एग्ज़ाम में हो जाए, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाए, और जल्द ही इसकी रेगुलर क्लासेस शुरू की जाएंगी। डिटेल में उसमें पढ़ेंगे बोर्ड के नज़रिए से। आपको पता होगा कि आपका सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो गया है, एनुअल एग्ज़ाम में भी पूरा सिलेबस आएगा और उसका पैटर्न भी चेंज हुआ है, 40-20-40 का रेशियो करके आएगा क्वेश्चन। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के नज़रिए से पढ़ेंगे, जैसे एग्ज़ाम में आना है उस तरीके से पढ़ेंगे, वो रेगुलर क्लासेस में करेंगे। अभी आपके जो स्कूल एग्जाम्स हैं उसके नज़रिए से पढ़ते हैं, इसे खत्म करते हैं। इसकी मैं जल्दी क्वेश्चन सीरीज ले आऊँगा, क्वेश्चन तैयार कराया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं चैप्टर से। आधा सिलेबस जो इसका मैंने मान के चलता हूँ, मैं 3 चैप्टर कराऊंगा। इन 3-4 चैप्टरों से जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से, जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन की एक सीरीज होगी, वो आपको क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको PDF मिलेगी क्वेश्चन की, वो आप सॉल्व कीजिए और विश्वास रखिए सारे आपके स्कूल के एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन वहीं से फंसने वाले हैं। उसके बाद बोर्ड में तो फंसेंगे ही। तो इन प्रजातियों के खत्म होने का कारण क्या होगा? देखिए, प्रजातियों के खत्म होने का कारण, सबसे मुख्य कारण यही होता है, आपके जिंदा रहने के लिए जो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत, क्या क्या चीज़ों की मुख्य ज़रूरत है, जीवित रहने के लिए क्या 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 चीज़ चाहिए आपको। तो रोटी कपड़ा मकान नहीं भैया, रोटी कपड़ा मकान तो बात की चीज़ है, कपड़ा जो इसमें आता है और मकान वो दोनों बात की चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण है रोटी, ठीक है, रोटी मतलब भोजन। सबसे पहले तो भोजन चाहिए आपको, जल चाहिए और वायु चाहिए। जीवित रहने के लिए 3 चीज़ें जो बेसिक इंपॉर्टेंट वाली हैं, वाटर, एयर एंड फूड।
ठीक है, ये 3 चीज़ें चाहिए। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एयर है, और हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हम एयर को ही पॉल्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एयर का पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका कारण एक तो ये भी हुआ, एयर पॉल्यूशन। दूसरी जो है इंपॉर्टेंट चीज़, एयर के बिना आप 4 मिनट नहीं, 2 मिनट भी नहीं रह सकते, वाटर के बिना 2 दिन नहीं रह सकते। ठीक है, दूसरा वाटर है, इसको भी हम पॉल्यूट करते जा रहे हैं। तीसरा बचा फूड। जो फूड कहाँ से इन्हें मिलता था, जीव जंतुओं को, वो मिलता था फॉरेस्ट से। ठीक है, फॉरेस्ट से मिलता था, फॉरेस्ट से इनको खाना मिलता था, फॉरेस्ट में ही ये रहते थे। और हम दोनों तीनों चीज़ें लगभग खराब कर रहे हैं इनकी, फॉरेस्ट को भी हम ख़त्म कर रहे हैं। आए दिन खबरें सुनने को मिलती हैं कि सड़क पर चीता देखा गया, शहर में चीता देखा गया। दरअसल शहर में चीता नहीं देखा गया, जंगल में आपने शहर बना लिया, वो तो अपनी जगह पर ही है। तो ये तीनों चीज़ें हम लगभग खत्म करते जा रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं। जो खत्म नहीं हो रही उन्हें खराब कर रहे हैं। तो इनके खत्म होने का कारण है कि इन्हें इनके जीवन के अनुकूल जो इन्वायरमेंट चाहिए इन्हें जीवित रहने के लिए, वो इन्वायरमेंट इन्हें मिल नहीं पा रहा। तो ठीक है भैया, और ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो खत्म हो गई, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं थे, तभी खत्म हो गई। ऐसे बहुत से, जैसे ये कोविड का जो ये वायरस आया सार्स-कोव, इसके बारे में हम जानते ही नहीं थे इससे पहले। था तो रहा तो होगा, कोरोना तो एक कैटेगरी है, तो कोरोना तो था, हो सकता है सार्स को भी रहा हो, हम जानते नहीं थे, हमने खोजा ही बाद में। जब बीमारियां उससे पहले भी हो सकता है होती रही हों, लोग मर जाते रहे हों, या फिर होती रही हों, सही हो जाती रही हों, हमने जाना बाद तब जब इसका प्रकोप बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी प्रजातियां जिसे हम जानते ही नहीं, अभी भी नहीं जानते। तो कुल जमा बात बस इतनी है इसमें काम की, कि इनके खत्म होने का कारण क्या है। तो खत्म होने का मेन कारण यही है कि हम जंगलों को काट रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, जो जीवित रहने के लिए इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी के भी जीवन के लिए, हम वही खराब कर रहे हैं, इसलिए ये खत्म होती जा रही है। ठीक है, पूछता है रीजन, ये क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरा और फौना के खत्म होने का कारण क्या है। ये जो प्रजातियां एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही हैं, इसका कारण क्या है। तो यही कारण है, इसकी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, अभी समझ लीजिए। व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच। देखिए, इसमें आपके एनसीईआरटी में सीधा सीधा एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए भैया, जंगल खत्म होगा तो जंगली प्रजातियां अपने आप खत्म होंगी। अगर हम वनस्पतियों को खत्म कर दें हम आप, तो हमारा जीवन भी खतरे में आ जाएगा। हम भी तो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं पेड़ पौधों पर जीवित रहने के लिए, हमें भी तो भोजन उन्हीं से मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली उन्हें मिलता है जो शाकाहार का सेवन करते हैं, इनडायरेक्टली उन्हें मिलता है जो मांसाहार का सेवन करते हैं। क्योंकि मांसाहार का सेवन करने वाले भी वही खाते हैं, क्या उन जानवरों को खाते हैं जो शाकाहार का सेवन करते हैं। तो जब वो जानवर ही नहीं रहेंगे तो वो क्या खाएंगे, जो मांसाहार खाते हैं। और जब वो पौधे नहीं रहे तो शाकाहारी भी क्या खाएंगे। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि क्या कारण है इनके खत्म होने का, किसके, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा और फौना मतलब जो इतनी तेजी से समाप्त हो रहे हैं इसके इतनी खतरनाक तरीके से, उसका मुख्य कारण क्या है। तो अगर कारण में हम देखें तो जो अभी तक कर रहा है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें क्या, अगर एक पॉइंट लिखे हैं, एक इसको पॉइंट्स में लिखना चाहें तो क्या, ह्यूमन नीड एंड ग्रीड, ह्यूमन नीड एंड ग्रीड, मनुष्य की आवश्यकताएं और उसका लालच। आवश्यकता पूर्ति के लिए हमने वृक्षों को काटना शुरू किया,
जानवरों को मारना शुरू किया। आवश्यकता वो भोजन की हो सकती है, रहने के लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए थी, कुछ भी आवश्यकता हो सकती है। आवश्यकता उसे भी कह लीजिए, महत्वाकांक्षा, लालच कह लीजिए या महत्वाकांक्षा कह लीजिए। जो लोगों ने शिकार किया, शेरों का तो शिकार करके उन्हें खत्म कर दिया, उसे लालच कह लीजिए या फिर आवश्यकता कह लीजिए। तो आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती, आवश्यकताएं तो कभी खत्म नहीं होती। जितना जीवित रहने के लिए चाहिए वो आवश्यकता है, उसके बाद जो है वो ग्रीड है, क्या है, लालच है। तो ह्यूमन नीड एंड ग्रीड। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, औपनिवेश। औपनिवेश, भारत औपनिवेशिक राष्ट्र रहा है। औपनिवेशिक राष्ट्र मतलब ऐसा देश जिसे अंग्रेजी में कहेंगे कॉलोनियल, कॉलोनियल कंट्री, औपनिवेशिक राष्ट्र। तो औपनिवेशिक राष्ट्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी विदेशी शासन, किसी का विदेशी शासन रहा हो। तो जहां जहां औपनिवेश बनाए गए भैया, वहां वहां ये समस्या है। वहां औपनिवेश बनाने का कारण ही क्या होता था, हम अपना धन, अपनी सेना, अपनी शक्ति खत्म करके किसी और जगह पर क्यों जाएंगे जब हमें वहां से कुछ प्राप्त होगा। तो जहां पर अच्छे खनिज भंडार या फिर अच्छी जमीन, अच्छा व्यापार का माध्यम रहा है, वहां वहां उपनिवेश बनाया। इजराइल और इराक को नहीं बनाए जाते, लोग सऊदीया को उपनिवेश नहीं बनाते, क्योंकि वहां कुछ है, था ही नहीं। अब है पेट्रोलियम, पहले कुछ था ही नहीं। पेट्रोलियम का यूज कितना होता था, बहुत कम। तो भारत को उपनिवेश, बहुत दिनों तक अलग अलग शासक भारत के लिए लड़ते रहे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए। तो भारत को उपनिवेश बनाया, और सबसे ज्यादा दोहन हुआ इसका अंग्रेजों के शासन में। तो अंग्रेजी औपनिवेश के कारण, एक कारण तो क्या हो गया, अंग्रेजी औपनिवेश। अंग्रेजी औपनिवेश के कारण कैसे हुआ, देखते हैं कैसे हुआ, कब हुआ, कॉलोनियल पीरियड में। कॉलोनियल पीरियड। तो अंग्रेजी औपनिवेश के कारण कैसे हुआ, पहले आगे का पॉइंट समझते हैं, फिर ये समझ में आएगा। और आगे का पॉइंट क्या है, देखिए अब यहाँ पे अंग्रेजी औपनिवेश के कारण कैसे हुआ, इसके बाद समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। रेलवेज जो हम बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, आसमान में तो रेलवेज में बिछी नहीं है। रोड बनाते हैं, कितने पेड़ पौधे कटते हैं। अगर आपके आसपास रोड बनी होगी, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, कितने पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, कितने ऐसे स्थान काट दिए जाते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे खत्म कर दिए जाते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जा रहे थे। कितने ऐसे पेड़ काट दिए जाते हैं जो कि बहुत दिनों से हमें हवा दे रहे थे, वायु दे रहे थे, सांस दे रहे थे। ठीक है, अभी एक मुद्दा यहाँ का चर्चा में रहा है, महाराष्ट्र का। अगर आप न्यूज़ से अवेयर रहते हैं तो मेट्रोज बन रही हैं, बुलेट ट्रेन, जो भी आप जितना भी विकास कार्य देखेंगे सब जंगलों को काट के हो रहा है। ठीक है, अब क्या कि हमें ट्रेन बनाने के लिए लकड़ी चाहिए नहीं, रोड बनाने के लिए लकड़ी तो चाहिए, लेकिन रोड बिछाने के लिए लकड़ी चाहिए, रेलवे बिछाने के लिए लकड़ी चाहिए ना, वो स्थान चाहिए ना, वो हम जंगलों को काट के बना रहे हैं। जंगल खत्म करके हम वहाँ पर रोड बना रहे हैं, वहाँ पर रेलवेज बना रहे हैं, उधर से रास्ता निकाल रहे हैं, हाईवेज निकाल रहे हैं, एक्सप्रेसवेज निकाल रहे हैं। तो ये सब जितने भी जगह जहाँ से जंगल काटे जा रहे हैं, कहने के लिए तो हम दूसरी जगह जंगल लगा रहे हैं, लेकिन जगह कहाँ है जहाँ आप जंगल लगा रहे हैं। अगर जगह है तो वहाँ से रास्ता बना लीजिए, पहली बात तो है नहीं। और दूसरी बात, ये सब जो लग रहे हैं सिर्फ कागजों पर लग रहे हैं। आसपास देखिए कितने पेड़ कटे और कितने लगे, और लगे भी तो कितने बचे। अगला क्या कारण है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से क्या प्रॉब्लम हो रही है, एग्रीकल्चर से क्या प्रॉब्लम हुई, देखिए एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, भोजन की मांग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। भोजन की मांग पूरा करने के लिए क्या तरीका है, सबसे मुख्य तरीका क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भारत जनसंख्या को आपको पता ही है विश्व में दूसरे स्थान पर है, तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर की जरूरत होगी, उतनी ज़्यादा कृषि की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें भोजन चाहिए। तो हम जंगलों को काटकर वहां पर खेती करना शुरू करते हैं। जंगलों की जमीन उपजाऊ नहीं होती, हम उसे उपजाऊ बना लेते हैं केमिकल्स का यूज करके, उसके अलावा बाकी सब चीज़ों का यूज करके हम उसे उपजाऊ बनाकर वहां पर खेती करना शुरू कर दिया हमने। तो क्या हुआ, जंगल उससे खत्म हो गए तो कहाँ जाएंगे फिर वहाँ के जीव जंतु। ठीक है भैया, फिर उन्हें हम मार देते हैं, वो हमारा नुकसान करेंगे। हमारे खेतों में उनका घर था कल तक, आज आपने खत्म कर दिया, वो कहाँ जाएंगे, यहीं तो आएंगे ना।
परसों से आपने बोना शुरू कर दिया, वहाँ पे बुआई शुरू कर दी। अब वो नुकसान तो आप ही का करेंगे ना। जो हिरन वहाँ पे पहले घास खाते थे वो आपका धान और गेहूँ खाएंगे, फिर आप उन्हें मारते हैं, मार दिए जाते हैं। और एग्रीकल्चर से क्या हुआ, एक एग्रीकल्चर का एक तरीका है स्लैश एंड बर्न। पहले ये बहुत प्रचलित था, अब भी है, बहुत कम है, इसे प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में आदि संस्कृति रक्षण के नाम पर छूट दिया गया है इसे। स्लैश एंड बर्न को झूम कृषि भी कहते हैं, झूम। ठीक भैया। तो स्लैश एंड बर्न, इसमें क्या करते हैं कि पेड़ पौधों को जला दिया जाता है, उनसे जो राख होती है उसे मिट्टी में मिलाकर वहां पर खेती की जाती है। तो ये पॉपुलेशन हो गया। उसके बाद क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी भैया वही कि हमें इंडस्ट्रिया लगानी है, हमें इंडस्ट्रिया लगानी है। इंडस्ट्रियों के लिए जो सामान चाहिए, जो बनाने के लिए उसे सामान चाहिए, लकड़ियां जहाँ चाहिए, हमें पेड़ पौधे काट लेने हैं और वहीं उसे की जगह पे हमें इंडस्ट्री लगा लेनी है। दूसरा क्या है तो बहुत कुछ इसमें, देखते हैं आगे आगे क्या है इसमें। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। उसके बाद है माइनिंग। माइनिंग से क्या प्रॉब्लम आ रही है, माइनिंग से जंगल नहीं, वहाँ रहने वाले लेकिन जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। माइनिंग, क्योंकि माइनिंग वहाँ होगी जहाँ पे पहले से, माइनिंग तो वहीं होगी ना, पहले या तो जंगल रहे होंगे, और अगर नहीं भी थे तो वहाँ जीव जंतु रह रहे थे ना, जीव जंतु तो रह रहे थे। माइनिंग से देखिए, अगर एक एग्जाम्पल हमने उड़ीसा का, तो बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है माइनिंग के कारण ही खतरे में है। बुक्सा ही तो है शायद उड़ीसा का। चलिए ठीक है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन माइनिंग से कैसे खतरा है ये आप समझिए कि वहाँ जो जीव जंतु रह रहे थे, अब आप वहाँ पे खनन करेंगे तो वो वहाँ रह नहीं सकेंगे, वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए खतरा पैदा हो गया। दूसरा क्या है, नदी घाटी परियोजनाएं। ये जो डैम्स वगैरह हम बनाते हैं बिजली बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए हम डैम बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, आसपास की बहुत ढेर सारी भूमि जलमग्न हो जाती है। जलमग्न का मतलब पानी भर जाता है। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि ये हमने एक डैम, यहाँ से रिवर आ रही है, हमने ये एक डैम बना दिया। अब ये डैम क्या करेगा, पानी को रोकेगा। अब जब ये नदी का पानी तो लगातार बहकर आएगा, यहाँ टकरा के रुकेगा, तो ये पानी यहाँ तक भरेगा, और यहाँ तक रहने वाले जो पेड़ पौधे थे, इसलिए डैम को बहुत लंबा बनाया जाता है, यहाँ तक रहने वाले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु थे उनको यहाँ से जाना होगा। पेड़ पौधे जो थे इसमें सड़गल के ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सीधी सीधी ये सब समस्याएं थी, समस्याएं हैं, थी नहीं हैं, जिसकी वजह से वनस्पतियां और जीव जंतु खतरे में है, जंगली वनस्पतियां और जीव जंतु खतरे में है। हाँ, तो अभी हमने एक पॉइंट इसमें जो छोड़ा था, औपनिवेश, क्या कॉलोनियल पीरियड में जो हुआ उसके बारे में हमने बात नहीं की। तो समझिए कैसे हुआ। अंग्रेज आए, उन्होंने रेलवेज बनाई। किसके लिए बनाई, अपने लिए बनाई, हमारे लिए नहीं बनाई। उन्हें सामान ले जाना था यहाँ से, इसलिए उन्होंने रेलवेज बनाई। तो जंगल काटा। जंगल क्यों काटा, उस समय जगह भी अवेलेबल थी, लेकिन जंगल एक रेलवेज को ले जाने के लिए। दूसरा, जो आपने देखा होगा रेलवेज में अब पटरियों के नीचे जो लगता है, वो पहले लकड़ियों का लगा करता था, पटरियों को सपोर्ट देने के लिए। सपोर्टर होता है उसे जमीन में काटा जाता है, बहुत मोटे मोटे। अब तो कंक्रीट के बनते हैं, वो तब लकड़ी के लगते थे, उसके लिए भी काटा। ठीक है, और रेलवे को बिछाने के लिए भी काटा। क्या किया, ठीक है। दूसरा क्या, ये तो उन्होंने इस तरह से, तो उन्होंने और भी कारण थे। जो महंगी लकड़ियां थी उसे भी वो काटते थे, महंगी लकड़ियां काटते थे। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, शेरों का शिकार किया। शेरों का सबसे ज़्यादा शेर खत्म हुए अंग्रेजों के समय में। उनके समय में शेरों का शिकार करना एक बहुत शान का काम था। सब उसके पहले भी था, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में शेर थे कि उनका शिकार करके उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अंग्रेज आए, उन्होंने शेरों का शिकार किया। आप देखेंगे, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, और आप देखेंगे कि लगभग 5500 शेर, 55,000 शेर 20वीं सदी के शुरुआत में, यानी 1900 जब शुरू होता है, तब लगभग 55,000 शेर थे, जो 1973 में देखा गया। मतलब लगभग 73 सालों में घटकर कितने हो गए, 1827, यानी
55,000 से सीधे 1,827। देख रहे हैं मात्रा कितनी तेजी से घटी। इतने शेयर अचानक से तो मर नहीं जाएंगे, 54,000 शेयर, लगभग 53-54,000 शेयर मर जाएं तो ज़्यादातर उन्हें खत्म हो गई वो शिकार से। ठीक है भैया, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जंगलों का दोहन हो रहा है और वहाँ पर रहने वाली प्रजातियों को समस्या पैदा हो रही है, वहाँ की प्रजातियाँ खत्म हो रही हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ कुछ जा रही हैं, कुछ एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इससे पूछा जाता है, इसे ध्यान दीजिए, ये बढ़िया से लिखने के लिए आएगा। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो बनता है टाइप ऑफ फॉरेस्ट से। टाइप ऑफ फॉरेस्ट में 3 टाइप के फॉरेस्ट जो हमारे यहाँ कंट्री में कैटेगराइज किया गया, उसमें 3 टाइप के फॉरेस्ट मेनली है। एक तो है आरक्षित, आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, आरक्षित वन जिसे कहते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और रक्षित वन को कहते हैं भैया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तीसरा है जो अनकैटेगराइज्ड फॉरेस्ट, अनकैटेगराइज्ड अनकैटेगराइज्ड फॉरेस्ट जिसे हिंदी में कहते हैं अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन। तो क्या है आरक्षित वन, क्या है सबसे महत्वपूर्ण है आरक्षित वन। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें जो है प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों का जाना वर्जित है, लोग यहाँ से लकड़ियाँ काट नहीं सकते, घूमने फिरने की दृष्टि से कभी कभी जाने दिया जाता है, बाकी वहाँ पर जाना वर्जित है, जा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ से लकड़ियाँ काटना, कुछ भी ले निकालना, तोड़ना मना होता है। ठीक भैया, तो उसके अलावा आता है जो रक्षित वन। इसके बाद की कैटेगरी है रक्षित वन, जहाँ पर रिजर्वेशन तो किया, प्रोटेक्ट तो किया जा रहा है फॉरेस्ट को, लेकिन कंप्लीटली वहाँ पे प्रोहिबिट नहीं किया गया लोगों को, वहाँ पर प्रोहिबिट नहीं किया गया, वहाँ जाने दिया जाता है, लेकिन वहाँ से कुछ भी तोड़ कर लाना, तो लकड़ियों को काटना वहाँ पर भी रोका गया है। इसके बाद तीसरा आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में जो है नॉर्मली जो आप अपने आसपास देखते हैं अवर्गीकृत वन में आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी आ जाती है, बाग बगीचे, वो भी आ जाता है अवर्गीकृत में। इसमें लगभग 1/3 ऑफ फॉरेस्ट जितने देश में हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा आप पिछली क्लास आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि वन नीति के अनुसार कितना फॉरेस्ट होना चाहिए। देखिए इसमें जो पॉइंट वाली बात है इसको हम सबसे लास्ट में देख लेंगे, अभी जो डेफिनेशन वाली चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं, बाकी जो थोड़ा लास्ट में उसको देखते हैं। बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं लास्ट में, डेफिनेशन वाली बातें जो ख़त्म करते हैं पहले। तो डेफिनेशन वाली तो इसमें इतनी ही थी। इसके अलावा एक जो इसमें पूछता है भैया चिपको आंदोलन। जो आपकी बुक में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है उसी के हिसाब हम चलते हैं, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको रेगुलर क्लास में, या फिर क्वेश्चन जब लेके आऊँगा तो उसमें मेरा ये क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। ये बहुत पूछा जाता है चिपको आंदोलन, तो उसमें आपको ठीक से समझा दूंगा। चिपको आंदोलन चलाया गया था जो है
चिपको आंदोलन में बेसिकली हुआ क्या था कि लोग पेड़ों को काट रहे थे, ठीक है भैया, पेड़ों को काट रहे थे। जो ठेकेदार होते थे वो जंगलों को काटने जाते थे, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, वहाँ के बेसिकली लोग में कहें तो महिलाएं चूँकि पुरुष ज़्यादातर बाहर रहते थे, तो जिस समय वो पेड़ों को काटते थे तो महिलाएं वहाँ पे चारों तरफ से घेरा बना लेती थी ऐसे पेड़ों के, और कहती थी कि पेड़ों को काटना है तो पहले हमें काटो। और ये आंदोलन बहुत बेहद रूप से चलाया गया था। इसे चलाने वाले थे, देखिए आप इसको इतना समझिए कि वहाँ पर ये उत्तराखंड में चला गया था। तो जब पेड़ों को काटने जाते थे, 2 चिपको आंदोलन अभी तक चलाए गए हैं। इसमें से जो ये पूछा जाता है आपके यहाँ, उत्तराखंड वाले के बारे में बात करते हैं ज़्यादातर, तो उसके चारों तरफ घेरा बना के खड़ी हो जाती थी और कहती थी पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। उनका पेड़ों को बचाने का ये एक तरीका था, जिसे बाद में बहुत सराहना दी गई और बृहद स्तर पर ये आंदोलन हुआ, पेड़ों का बचाया गया। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है चिपको आंदोलन के बारे में टिप्पणी करें, ठीक है भैया। जब क्वेश्चन सीरीज आएगी तो उसमें आपको एक डिटेल में बता दिया जाएगा चिपको आंदोलन। क्वेश्चन सीरीज जरूर देखिएगा, उससे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। मेरी ये क्लास जो आप ले रहे हैं, इसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जो एक चला बीज बचाओ आंदोलन, अंग्रेजी में भी इसे यही लिखते हैं, बीज बचाओ आंदोलन। चिपको को भी चिपको ही लिखते हैं। बीज बचाओ नहीं, बीज बचाओ। ये भी चलाया गया था पेड़ों के संरक्षण के लिए। कहाँ पर चलाया गया? तो ये आंदोलन भी चलाया गया टिहरी में। टिहरी में यह आंदोलन चलाया गया। कहाँ पर? टिहरी। इसका उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? तो इस आंदोलन का उद्देश्य था इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके पृथ्वी का दोहन, धरती का, मिट्टी का दोहन हो रहा है, मिट्टी जो खराब की जा रही है और उससे जो पैदा हो रही है फसल, वो भी हानिकारक फसल हो रही है। जो पेड़ पौधे हो रहे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, जल का नुकसान हो रहा है, मतलब जो भूमिगत जल है यानी अंडरग्राउंड वाटर, वो भी प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए इसमें एक प्रयोग किया गया था बीज बचाओ आंदोलन में, कि हम बीज को खराब नहीं होने देंगे, ऐसा इनका सिद्धांत था। तो उसमें क्या हुआ था, क्योंकि बीज में भी तो जेनेटिक इफेक्ट पड़ेगा, तो इन्होंने पारंपरिक कृषि को जैसे पहले खेती होती आई थी, उसे बढ़ावा देने का एक प्रयास किया था, ठीक है। इसके अलावा जो एक पॉइंट, इसमें हम जो पॉइंट में पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट इसमें से और कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे बनते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, तो पहला पॉइंट हमारा है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें क्या था भैया? संयुक्त वन प्रबंधन का मतलब में क्या था? 1988 में इसे शुरू किया गया। कहाँ पे? उड़ीसा में। इसमें वन अधिकारी
और जो सरकारी कर्मचारी थे वो और स्थानीय लोगों ने मिलकर वन को बचाने का एक प्रयास किया था, वनों को बचाने का प्रयास किया था। 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है, राजस्थान के अलवर जिले में, ये सब चीज़ें अभी मैं बताता हूँ मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, इससे एक आपके बुक में क्वेश्चन है और वो पूछा कई बार गया है। अलवर जिला कहाँ का? राजस्थान का अलवर जिला। यहाँ के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने, गांव के 5 लोगों ने नहीं, 5 गांव के लोगों ने, 5 गांव के लोगों ने कुछ क्षेत्र को, कितना क्षेत्र था? 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरव देव डाकौ सेंचुरी घोषित कर दिया। क्या? कितना? 1200 हेक्टेयर, बहुत जमीन होती है। 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरव देव डाकौ, डाकू नहीं है, डाकौ है, भैरव देव डाकौ सेंचुरी घोषित कर दिया। किस लिए? क्या उद्देश्य था? और इनके वहाँ पे अपने नियम हैं, भैरव देव डाकौ सेंचुरी के अपने नियम है। वहाँ लोगों को जाना प्रोहिबिटेड है, जा नहीं सकते, प्रतिबंधित है। वहाँ सब कोई नहीं जा सकता, जा नहीं सकता, वहाँ से कुछ तोड़ नहीं सकता। अपने नियम, इन्होंने पर्सनल नियम बना रखे हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी तो है एक तरीके से। इन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं, अपनी ज़मीन को सेंचुरी घोषित किया है, तो वहाँ पे ये नियम बना सकते हैं। ठीक है भैया, तो वहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता, इन्होंने सेंचुरी घोषित कर दिया है। अब देखिए, ये चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, भैरव देव सेंचुरी वाली ये घटना, उसके अलावा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन 1988 ओडिशा, ये तीनों में अगर आप चारों में याद रखेंगे तो आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवों के संरक्षण और रक्षण में योगदान किया। तो ये 4 पॉइंट उसमें उस क्वेश्चन का आंसर है। क्या क्या? चिपको आंदोलन चलाया गया, ठीक है। दूसरा क्या? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा ये अलवर वाली घटना, जो 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर गांव को भैरव डाकौ सेंचुरी घोषित कर दिया। उसके अलावा एक क्या था? बीज बचाओ आंदोलन। ये उसमें उस 4 उसके आंसर बन जाते हैं। ठीक है भैया, अभी देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अपने आंसर को में यूज करके उसे अच्छा बना सकते हैं और जो डायरेक्ट पूछी जा सकती है। पहले तो एक्सरसाइज ये क्वेश्चन देते हैं, वन और एक क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है बुक में, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखें। तो इसमें निबंध लिखने की जगह का सीधे पूछ लेता है, वन्य और वन्य जीव संरक्षण के लिए रीति रिवाजों का क्या रोल रहा है। तो रीति रिवाजों का अगर हम रोल देखें तो आप देखेंगे हम वृक्षों की पूजा करते हैं, किसी भी धर्म के हों हम वृक्षों की पूजा करते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे घरों में आपने देखा होगा तुलसी का वृक्ष, नीम का वृक्ष, पीपल। हमारे यहाँ तो पीपल काटने को भी वर्जित है ना, भारत में पीपल काटना वर्जित है, मतलब धार्मिक रूप से, लेकिन कौन रुकता है यार, काटते हैं। बरगद, केला, इन सब वृक्षों का पूजा होती है। और भी ऐसे कई वृक्ष हैं जिनकी पूजा होती है अलग अलग समय पर। आंवले की पूजा होती है, क्या एकादशी होती है, क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, उस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ ये रीति रिवाज हैं, हम इन्हें क्यों नहीं काटते। देखिए आप अभी पढ़ेंगे, तुलसी एक ऐसा पेड़ है जो ओजोन O3 को डायरेक्ट रिलीज करता है। ठीक है, नीम और पीपल, नीम एक ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन हमें देता है। ठीक है, O2 देता है। तो सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे हैं, इन सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे हैं। धार्मिक नियम भी जो बनाए जाते थे वो इसलिए बनाए जाते थे ताकि हम इनका संरक्षण कर सकें। आप देखेंगे, अगर इतिहास में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो उनका मुख्य और पूजनीय पशु क्या था? मुख्य और पूजनीय पशु था
सींग वाला सांड, सॉरी माफ कीजिए, कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड। ये केवल समझने के लिए समझिए, ये लिखना नहीं है आपको आंसर में। कुबड़ वाला सांड था, क्यों था ये कुबड़ वाला सांड क्यों था? क्योंकि वो आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रधान सभ्यता थी, तो खेती में सबसे ज़्यादा काम कुबड़ वाले सांड आते थे। वहाँ पे व्यापार भी होता था, तो व्यापार की दृष्टि से भी सामानों की ढुलाई के लिए पहिए का आविष्कार चूंकि हो चुका था, सामान की ढुलाई के लिए इनका उपयोग किया जाता था। तो कुबड़ वाला सांड सबसे इंपॉर्टेंट था। और गाय तो बहुत दिनों तक इंपॉर्टेंट रही है, अब ट्रैक्टर और टेक्नोलॉजी के आने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस कम हुई है। ठीक है भैया, तो किस तरह से रीति रिवाजों का रोल क्या रहा है, तो हम देखेंगे कि अपने रीति रिवाजों में देखेंगे कि हम कई तरह के वृक्षों की पूजा करते हैं, कई तरह के जानवरों की पूजा करते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका संरक्षण होता है। यदि हम उनकी पूजा करेंगे तो उनको मारने का, उनको खत्म करने का प्रयास नहीं करेंगे, उनको खत्म करने का विचार भी नहीं करेंगे। आप जब पढ़ेंगे सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे किस तरह से वृक्षों को और जीवों को भगवान से जोड़ा जाता था। भगवान से, जिसे भी आप पूजनीय मानते थे, उनसे जोड़ दिया जाता था, ताकि आप उनको, जो उस समय के महत्वपूर्ण जीव होते थे, ताकि आप उनका नुकसान न करें, उन्हें हानि न पहुंचाएं। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन जो इसमें बनता है भैया, वो बनता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये आपको शुरू में ही बताना चाहिए था कि मैंने इसे रोक के रखा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैव विविधता इसे हिंदी में कहते हैं। तो अगर हिंदी का नाम ही समझ लें तो इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी। जैव माने जीव, विविधता माने विभिन्न प्रकार के जहाँ पे जीव पाए जाएं वो विविधता है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है भैया? बायोडाइवर्सिटी का अर्थ सीधा सीधा है कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले कई प्रकार के जीव जो एक दूसरे को जीवित रहने के लिए समन्वय स्थापित करते हैं। जो आपने पढ़ा होगा इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजी माइक्रोब्स जो होते हैं वो ना हो अगर ना, तो भी जीवन दूभर हो जाए। इतनी छोटी चीज़ है, वो हमारे सड़े गए पदार्थ, हमारे वेस्ट मटेरियल को खत्म करते हैं। अगर ना खत्म करते तो चारों तरफ कचरा फैलाओ, खत्म कौन करेगा उन्हें? ठीक है, माइक्रोब्स से लेकर एलिफेंट, जिराफ तक सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, तो यही बायोडाइवर्सिटी है कि एक ही स्थान पर रहकर एक दूसरे के जीवन जीने के तरीकों में सहयोग करते हैं। जो रहने वाले आसपास के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता कहते हैं। बाकी ये नोट्स में आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, परिभाषा कैसे लिखनी है, समझने के लिए समझिए अभी। और एक जो क्वेश्चन है जो अभी करा दिया आपको, किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है हमारे क्रियाकलाप से। इसके अलावा आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन बता दिया। आरक्षित वन क्या है? वन भूमि, वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए इनको घोषित कर दिए गए वन आरक्षित वन है, और ये सबसे मूल्यवान वन होते हैं। रक्षित वन क्या है? वन भूमि और अधिक क्षरण से बचाए जाने के लिए जिन्हें घोषित किया गया है वो रक्षित वन है। बाकी बंजर भूमि से लेकर जो कुछ भी आपके पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसे आपने एक पौधे लगाकर एक क्षेत्र डेवलप किया है, वो भी अवर्गीकृत में आ जाता है। बाकी देखिए, जो आपने एग्जाम्पल आपको बताया था, काला हिरण किस में आएगा, एशियाई हाथी किस में आएगा, अंडमान जंगली सुअर किस में आएगा। देखिए, अंडमान जंगली सुअर किस में आएगा? अंडमान इसके पहले लगा है तो स्थानीय हो गया, किसी एक विशेष स्थान के बारे में इंगित कर रहा है, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस को दर्शा रहा है, तो ये एक स्थानीय हो गया। ठीक है भैया, हिमालयन भूरा भालू, गुलाबी सिर वाला बतख। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल आपको बताए हुए हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनता है, कहीं और से आता नहीं है।
और एक प्रश्न जो बनता है कि पशुचारण, और उसमें पूछता है पशु, सीधे सीधे क्वेश्चन, पशुचारण यानी अति पशुचारण जिसे कहते हैं, अति पशुचारण। ये आपको पिछले क्लास में बताया अति पशुचारण क्या है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुओं को चरा लेना, ज़्यादा मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा चराई करवा लेना एक स्थान पे। किसी एक स्थान पर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करा लेना, ठीक है। तो अति पशुचारण। और जंगलों से जो जीवन निर्वाह के लिए लकड़ियाँ लाई जाती हैं, जीवन निर्वाह के लिए याद रखिएगा, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ना कि आपको फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियाँ लाई जाती हैं। जैसे अब तो लगभग क्षेत्रों में, फिर भी अभी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर एलपीजी का यूज नहीं हो रहा, लाइट नहीं है, तो लकड़ियाँ लाकर भोजन बनाते हैं। उससे वनों को नुकसान पहुंच रहा है कितना, इस बात की सत्यता पर टिप्पणी कीजिए। देखिए भैया, सीधी सी बात है, जीवन निर्वाह के लिए जो लकड़ियाँ लाई जाएंगी वो टहनियाँ होंगी। क्या होंगी? टहनियाँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे मानते हैं कि इससे भी वनों का नुकसान पहुंच रहा है। और कितनी लकड़ियाँ कोई ले आएगा जलाने के लिए, ठीक है। और अति पशुचारण, कितना चर लेंगे पशु जो घासों को चरते हैं वो फिर से निकलती हैं, उसी पौधे में निकलती हैं, खत्म नहीं होती उससे। तो ये दोनों बातें मुझे लॉजिकल लगती हैं, लेकिन फिर भी सत्यता प्रमाणित करने को कहता है तो आप ये लिखकर टिप्पणी कर सकते हैं जो भी बताया कि ना तो इससे बहुत वनक्षरण होता है, ना इससे, फिर भी इसमें आप लिखें आगे कि कुछ मात्रा में वनों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। क्योंकि हमें तो दोनों तरफ का बैलेंस करना पड़ता, नहीं तो। और क्या है इसमें? बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, ये कब चला गया था भैया? टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूं, इनसे क्वेश्चन भी बनता है। तो बाघ परियोजना 1973 में चलाई गई। 1973 में क्या थी ये? इसके अंतर्गत करना क्या था कि आप जानते हैं बाघ जो है, बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, बाघ उसे राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? या आप क्वेश्चन ऐसे ढूंढिएगा, गूगल कीजिएगा। पहले हमारा राष्ट्रीय पशु शेर था, जान लीजिए, उसे राष्ट्रीय पशु, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया, इसे गूगल कीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो 1973 में बाघ परियोजना चलाई गई, जिसके अंतर्गत बाघों का संरक्षण करना था, ठीक है भैया, बाघ संरक्षण करना था। तो कैसे? टाइगर रिजर्व बनाए गए, कई टाइगर रिजर्व बनाए गए, ठीक है भैया। और फिर इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया और सिर्फ टाइगर तक नहीं सीमित रखा गया, इसे और भी जानवरों के लिए रिजर्व बनाए गए, ठीक है भैया। तो बाघ परियोजना में इतनी सी बात है कि 1973 में चलाया गया और उसके तहत कुछ जानवरों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। मुख्यतः इसमें बाघ था, टाइगर इसमें मेन था, बाकी अन्य जानवरों को भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया। अब देखते हैं सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है, इसमें नेशनल पार्क, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? नेशनल पार्क बनाए गए, टाइगर रिजर्व बनाए गए, तो सबसे पहला कौन था? फर्स्ट था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे स्थापित किया गया? यूके में, उत्तराखंड में, ठीक है भैया, उत्तराखंड में स्थापित किया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सारिका वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व, भारत बाघ संरक्षण, ये सब जो है टाइगर रिजर्व के उदाहरण है, ठीक है भैया। सबसे पहला कौन सा था ये याद रखिए, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट। एमसीक्यू में या वन वर्ड आंसर में पूछ लेता है इसको। इसके अलावा इसमें क्या है? जैव विविधता हो गई। हाँ, तो कुछ पॉइंट जो हमें समझने थे, समझने क्या थे, याद करने वाले पॉइंट हैं।
हाँ, मैंने जो कहा था कि पिछली क्लास में मैंने बताया था 1952 की रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, 1952 की वन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी क्षेत्र में 33%, 33% क्या होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए, वन क्षेत्र ना होना चाहिए, 33%। और वर्तमान में हमारे पास कितना है, 24.56%। ये रिपोर्ट है 2017 की। अभी तो और भी रिपोर्ट आई होंगी, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हम 24.56 पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद की रिपोर्ट का जिक्र इसमें नहीं है। तो कहीं भी आता है, अगर ये पूछता है तो 24.56 ही आंसर होगा, जो लगभग कितना, लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी 8072, कितना, 807276 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा, हाँ एक जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला प्रदेश कौन सा है, मध्य प्रदेश, ये याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि एशियाटिक चीता जो था, जिसे अभी हमने पढ़ा एक्सटिंक्ट में आता है, लुप्त प्रजाति में आता है, वो खत्म कैसे हो गया। तो वही कारण जो मैंने अभी बताया कि उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं रही, उनके अनुकूल इन्वायरमेंट नहीं रहा, तो क्या हुआ, फूड उनको नहीं मिल पाया, शिकार करने के लिए उनके पास शिकार उपलब्ध नहीं था, इन्वायरमेंट उनके अनुकूल नहीं रहा, टेम्परेचर उनके अनुकूल नहीं रहा, तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। कारण कि जब किसी चीज़ के विलुप्त होने का पूछें तो यही एक ही कारण होता है। इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं भैया। इसके अलावा क्वेश्चन सीरीज में इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, उसे क्वेश्चन सीरीज में करा दिया जाएगा आपको, और उस क्वेश्चन सीरीज की आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। अगला चैप्टर हमारा है वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है।